Hello everyone, welcome back to Literature IQ Education. In today's class, we are going to discuss about the term university wits. Like who has coined this term and who were known as the university wits and the detailed study of their important works. So let's explore it. The very first thing you have to remember, that is the university wits. अब देखिए यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं वो कौन हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं वो कुछ राइटर्स थे जो ग्रुप ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में जो पढ़े हुए राइटर्स थे उनका ग्रुप था। पहले हमें देखना है कि दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय, कि इस टर्म को कॉइन किसने किया है? जॉर्ज सेंट्सबरी। यस, it is very important. You have to remember this name, George Saintsbury, and he is a 19th century literary critic and historian. And इन्होंने जो है ये work in his history of Elizabethan, the work history of Elizabethan literature, उसके अंदर ये जो term है इसको हमें दिया था. So you should know the name. कौन सा work था इनका? History of Elizabethan literature. जैसे आपको पता है कि एलिजाबेथन पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो कितना था? 1558 से लेकर के 1603, और इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश ड्रामा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्लेज हैं जो लिखे गए थे और विद न्यू इन्वेंशंस जो है जो लिखे गए थे इंग्लिश ड्रामा, वो इसी पीरियड में लिखे गए थे. सो यू शुड नो दिस एरा, कि इस एरा के अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अर्ली रेनेसां ह्यूमैनिज्म जो है उसमें किस तरीके के जो चेंजेस है वो राइटिंग्स में हमें देखने को मिले इन राइटर्स की. सो देखिए ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है ये क्या है? एक लूजली कनेक्टेड ग्रुप है. किसका? प्लेरिट्स का, हु रिसीव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. कहां उन्होंने ली थी? ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज में. एंड इन्होंने डोमिनेट किया था लंदन स्टेज को 1580s टू 1590s के अंदर. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि 1580s से लेकर के 1590s के बीच में इन्होंने लंदन स्टेज को जो है कुछ नया, कुछ इन्वेंशन जो है करके और लोगों के सामने प्रेजेंट की थी. इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था इंग्लिश ड्रामा को बाय कंबाइनिंग क्लासिकल लर्निंग विद पॉपुलर थियोरेटिकल एनर्जी. अब देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे इन्होंने रिवाइवल किया था, क्लासिकल रिवाइवल किया था, यानी जो एंशिएंट राइटर्स हुआ करते थे उनको अपना मॉडल मान के, जैसे कि कॉमेडी में बात करें हम लोग टेरेंस एंड प्लॉटर्स, और अगर ट्रेजेडी में बात करें तो सिनेका. इन लोगों को मॉडल मान करके इन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं. तो कह सकते हैं ना कि क्लासिकल लर्निंग को इन्होंने पॉपुलर थियोरेटिकल एनर्जी, यानी उस टाइम पे देन जो थीम है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की फॉलीज के बारे में, ह्यूमन की वाइस के बारे में, उनके वर्चुअस के बारे में बात की जाती थी. तो उस पॉपुलर जो थियोरेटिकल एनर्जी है उसके साथ उन्होंने मिक्स क्या कर दिया था? क्लासिकल लर्निंग को जो है मिक्स कर दिया था. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मार्लो है उसकी माइटी लाइंस जो है वो भी एग्जिस्टेंस में आ गई, यानी ब्लैंक वर्ड्स की मैं बात कर रही हूं. कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन जो है वो लोग यूज करने लग गए थे. न्यू ड्रामेटिक जो जॉनरास हैं वो भी आ गए थे. तो ये सब जो चीजें हैं ये क्या कह सकते हो आप? ये उस टाइम की जो अर्ली रेनेसां या ह्यूमैनिज्म है उसकी बैकबोन थी. कार्टर एंड मैक्रे कॉल देम द ब्रिज बिटवीन द मिडाइवल एंड शेक्सपियर स्टेज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आप ये अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं कि कार्टर एंड मैक्रे जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स को क्या कहा? देम का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी विट्स. उनको ब्रिज कहा है बिटवीन मिडाइवल एंड शेक्सपियरियन स्टेज. ठीक है, यानी कि अगर मिडाइवल पीरियड की बात करें तो हमारे जो लिटरेचरल प्लेस थे, मिस्ट्री प्लेस थे, मिरेकल प्लेस थे, वो लिखे जाते थे. उसके बाद कौन आ गए? उनके बाद आ गए यूनिवर्सिटी विट्स, और फिर कौन आ गए? शेक्सपियर. तो आप कह सकते हो एक ब्रिज के रूप में काम किया है किन्होंने? इन लोगों ने, यूनिवर्सिटी विट्स ने. किनके बीच में? शेक्सपियर और आपका जो मिडाइवल पीरियड है उसके बीच में. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम देखते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा. हु वर दी मेंबर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विट? अब पहले हम बात करते हैं जॉन लाइली. यस, जिनको हम किसके लिए जाने जाते हैं? इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं. अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज डू विजिट दैट पेज और उसमें दैट वीडियो, एंड वहां जाकर के पहले इसको देख लीजिए. देन ओनली यू गेट टू नो कि हम क्या पढ़ रहे हैं. ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ा रही हूं.
देखिए यूफिस जो इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें उन्होंने भर भर के ऑर्नेट लैंग्वेज का यूज किया है। किसका यूज किया है? ऑर्नेट लैंग्वेज का यूज किया है, यानी आर्टिफिशियल लैंग्वेज का जब हम अपनी किसी वर्क के अंदर यूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? यूफिज्म कहा जाता है। तो इस वर्क से यूफिस जो वर्क है, इससे यूफिज्म जो टर्म है वो कॉइन हुई है, और ये किसके वर्क में हमें देखने को मिलती है? जॉन लाइली के वर्क में। ही इज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, he was Oxford student. Then we have George Peele. He is also from Oxford, and इन्होंने जो है अपना जो वर्क है वो किस पे बेस्ड? रोमांटिक एंड माइथोलॉजिकल ड्रामा इन्होंने लिखे हैं, एंड लिरिकल वर्ड्स भी लिखी हैं। अब अभी थोड़ा सा हम इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे इनके वर्क्स को। देन वी हैव फर्स्ट इज जॉन लाइली, सेकंड वन इज जॉर्ज पीले, थर्ड इज टॉमस लोच। ये प्राइमरीली प्रोज रोमांसर है एंड लिमिटेड ड्रामेटिक आउटपुट रहा है इनका। देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रॉबर्ट ग्रीन। ये कैम्ब्रिज पास आउट थे और इन्होंने रोमांस कॉमेडीज लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? ही हैज फेमस, हम कह सकते हैं ही इज फेमस फॉर अटैकिंग शेक्सपियर, क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर के बारे में एक फ्रेज यूज की है, और वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। कौन सी? आप लिख दीजिए, कमेंट में लिखिए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि जो रॉबर्ट ग्रीन ने फेमस जो उन्होंने एक फेमस फ्रेज लिखी है शेक्सपियर के ऊपर अटैक करते हुए, वो कौन से वर्क में लिखी है और क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देन वी हैव टॉमस किड। देखिए टॉमस किड जो है, अगर हम बात करें कैम्ब्रिज की या ऑक्सफोर्ड की, इन दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते। इंक्लूडेड बाय एफिलिएशन इन्वेंटर ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी इनको माना जाता है, क्योंकि इनका एक वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी या हीरोनिमाइज मैड अगेन। वो जो वर्क है वो एक प्योर एग्जाम्पल माना जाता है रिवेंज ट्रेजेडी का। देन वी हैव टॉमस नैश, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, एंड यस ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट। ये प्राइमरीली पैम्फलेटियर थे। अब आपको कोई ये पूछ ले कि जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो प्राइमरीली ग्रुप था सिर्फ प्लेरिट्स का, या प्लेरिट्स प्लस पोएट्स का, या प्लेरिट्स प्लस पैम्फलेटियर्स का, तो आपको कहना है कि वो ग्रुप था, यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो ग्रुप है ऑब्वियसली, वो पैम्फलेटियर प्लस प्लेरिट्स का। वन ड्रामेटिक वर्क जो है वो इनका इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वन बाय वन। देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टोफर मार्लो, जो एग्जैक्ट कंटेम्पररी जो है वो शेक्सपियर के माने जाते हैं। तो इनको जो है 1564 टू 1593 इनका लाइफ स्पेन था, और जैसे शेक्सपियर का 1564 से लेकर के 1616 तक है। तो एग्जैक्ट कंटेम्पररी अगर हम कह सकते हैं तो क्रिस्टोफर मार्लो कह सकते हैं, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट बिकॉज ही इन्वेंटेड ड्रामेटिक ब्लैंक वर्ड्स, जिनको मार्लो की माइटी लाइन कहा है। किसने कहा है? हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, बेन जॉनसन। यस, यू गेस इट राइट। आप जो है बेन जॉनसन को अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने द एल्केमिस्ट लिखा था, बार्थोलोम्यू फेयर एक अनफिनिश्ड वर्क लिखा था, जिनका द वोल्पनी द फॉक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। एंड क्रिएटर ऑफ द एलिजाबेथन ट्रैजिक हीरो। तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट जो है इनके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्ड्स एंड ऑल्सो एलिजाबेथन ट्रैजिक हीरो, जैसे कि हमारे डॉक्टर फोस्टस थे, है ना। इनके जो ट्रैजिक हीरो का एग्जाम्पल है, इसको कंपेयर किया जाता है इकारस से। होता है ना कि बहुत ज्यादा अगर आप जो है ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा अगर आप ऊपर जाने की बात करते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि जैसे इकारस के वो बहुत ज्यादा पाने की इच्छा में बिल्कुल सन के पास चला जाता है, और उसके जो वैक्स के विंग्स होते हैं वो इकारस के मेल्ट हो जाते हैं, और वो अपने जो है उस पे पहुंच जाता है, डूम्सडे पे पहुंच जाता है। जस्ट लाइक डॉक्टर फोस्टस को कंपेयर किया गया है इकारस के साथ। तो आपको ये जो है याद रखना है कि कौन कौन से जो मेंबर्स हैं उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। प्योरली जो है ये 6 ही हैं, जॉन लाइली, जॉर्ज पीले, टॉमस लोच, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नैश एंड क्रिस्टोफर मार्लो। जो टॉमस किड है हमारे किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते, इनको वैसे ही एफिलिएशन से इनके कहने पे ही इनको इसमें शामिल कर लिया जाता है। एंड उनको शामिल करना कितना अच्छा साबित हुआ कि उन्होंने जो है रिवेंज ट्रेजेडी जो है उसको इन्वेंट कर दिया। सो दिस वाज द फेमस ग्रुप ऑफ दैट एरा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए बिगिनिंग विथ जॉन लाइली। आपको टाइम पीरियड इनका जरूर ध्यान रखना है। जॉन लाइली का जो टाइम पीरियड है वो आपको मैं बताती हूं, 1554 टू 1606। ये ऑक्सफोर्ड से थे और इन्होंने ये कोर्ट ड्रामेटिस्ट थे अंडर एलिजाबेथ फर्स्ट।
आपको पता है ये जो राइटर्स हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पीरियड में अपनी राइटिंग्स लिखा करते थे और उनके दरबार में यानी कोर्ट ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे एलिजाबेथ फर्स्ट के। और आपको ध्यान रखना है कि एलिजाबेथ जो है पीरियड वो कितने से कितने हैं 1603 और उसके बाद में किंग जेम्स का पीरियड आ जाता है 1603 से लेकर 1625 तक। अब देखिए इनका की कंट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले जॉन लाइली का देखते हैं। इस्टेब्लिश्ड इंग्लिश कोर्ट कॉमेडी क्योंकि ये किसके कोर्ट में थे क्वीन एलिजाबेथ, तो इनको जो है जाना जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश कोर्ट कॉमेडी। इनकी कॉमेडी कैसी होती थी एलिगेंट विटी एलिगोरिकल प्लेस परफॉर्म्ड फॉर एजुकेटेड एरिस्टोक्रेटिक ऑडियंस ऑफन यूजिंग क्लासिकल माइथोलॉजी। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इन्होंने क्लासिकल माइथोलॉजी का यूज किया है अपनी राइटिंग्स के अंदर और इनकी राइटिंग्स कैसी होती थी एलिगेंट होती थी। विटी का मतलब होता है कि आप रेपार्टी के रूप में यानी आप एक हाजिर जवाबी मतलब आगे से कोई बंदा कुछ कह रहा है आप अपने विट से अपने दिमाग से इंटेलेक्चुअलिटी से उसको तुरंत जो है एक सिग्निफिकेंट आंसर दे देते हो। दैट इज योर विटीनेस। कहते हैं ना ही इज फुल मैन ऑफ विटीनेस। तो ये आपको ध्यान रखना है व्हाट इज विटी। तो इनके राइटिंग्स में हमें एलिगेंट विटी एंड एलिगोरिकल जो है वो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। देन वी हैव एंडेमियन। एंडेमियन जो है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। यू शुड नो द नेम एंडेमियन द मैन इन द मून रिटन बाय जॉन लाइली। अब देखिए इनमें कैरेक्टर्स कौन कौन है। इसमें कैरेक्टर्स एंडेमियन सिंथिया जो किसको रिप्रेजेंट करती है क्वीन एलिजाबेथ को। क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि जो किसी के पैटर्नेज में जो काम कर रहे होते थे राइटर्स ऑब्वियसली उसकी खुशाबदी में यानी उस जो रूलर है जैसे यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ की जो है खुशामदी में यहाँ पर जॉन लाइली क्या लिखते हैं वो लिखते हैं एंडेमियन द मैन इन द मून। और एंडेमियन और सिंथिया की जो लव स्टोरी है उसके बारे में। और सिंथिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। टेलिस जो अर्थ है राइवल ऑफ एंडेमियंस लव क्योंकि एंडेमियन इज कंप्लीटली फॉल इन लव विद सिंथिया और इनका जो आप कह सकते हो राइवल है वो कौन है टेलिस। फिर है ह्यूमैनाइट्स डिस्पास एक विच डिप्सास एक विच होती है और एक सेमिले। उसके बाद हम बात करते हैं प्लॉट की। दीज आर द कैरेक्टर्स आपको ये ध्यान रखने हैं। एंडेमियन लव्स द अनअटेनेबल सिंथिया कि जो सिंथिया है उनको एंडेमियन पा नहीं सकते क्योंकि वो मून गॉडेस हैं यानी एलिजाबेथ फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं बट इज ऑल्सो परस्यूड बाय अर्थली टेलिस। अब देखिए एंडेमियन जो है वो अनअटेनेबल सिंथिया को जो है लव करते हैं और टेलिस क्या करता है वो भी परस्यू करने की कोशिश करता है सिंथिया को। टेलिस आउट ऑफ जेलसी यूजेस द विच डिप्सास टू कास्ट एंडेमियन इनटू एन एन्चेंटेड स्लीप फॉर डेकेड्स। अब देखिए टेलिस जो है वो एंडेमियन को रास्ते से हटाने के लिए किसका सहारा लेता है एक विच का सहारा लेता है और उसको डेकेड्स तक सोने के लिए यानी उसको एंडेमियन को जो है एक ऐसा उसके ऊपर जादू करवा देता है उस विच से कि वो डेकेड्स तक सोता दशकों तक सोता रहता है। सिंथिया इवेंचुअली वेक्स हिम अप विद द किस। अब लेकिन क्या होता है ये कहानी उल्टी पड़ जाती है टेलिस पर। सिंथिया जो है शी ट्राइज टू वेक हिम अप विद द किस। द प्ले इज अ ट्रांसपेरेंट एलेगरी ऑफ कोर्ट लाइफ एंड एलिजाबेथन पॉलिटिक्स। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये स्टोरी ही सिर्फ ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बल्कि ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्ले जो लिखा गया है इसका बेसिक्स क्या है। इसका बेसिक्स है कि ये रिप्रेजेंट करता है कोर्ट जो है कॉमेडी को और कोर्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि देन जो एलिजाबेथन पीरियड था उसमें किस तरीके से जो है वो पॉलिटिक्स खेली जाती थी कि एक कंट्रोवर्सीज खेली जाती थी किसी और जो है आप कह सकते हो पर्सन को निकालने के लिए उसकी कैसे टांग खिंचाई होती थी। जहां पे आप देख रहे हैं कि टेलिस जो है वो एंडेमियन की टांग खिंचाई कर रहा है उसको जो है विच के हाथों डेकेड्स तक सोने के लिए मजबूर कर देता है। सो आपको ये आइडिया आ गया होगा कि किस प्रकार की राइटिंग्स जो है उस टाइम पे लिखी जाती थी। देन वी हैव रिटन एंटायरली इन विटी यानी द स्टाइल जो था उनका लिखने का दैट इज कंप्लीटली विटी। एंटीथेटिकल प्रोज जो है वो लिखा जाता था एंड यूफिस्टिक स्टाइल जो है जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जॉन लाइली ने ही यूज किया था इसको। ये उस टाइम के राइटिंग स्टाइल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। विटी अगेन द रेपार्टी सिस्टम द रेपार्टिकल लैंग्वेज। एंटीथेटिकल मीन्स यूज ऑफ एंटी स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल सेंटेंस एंड यूफिस्टिक स्टाइल मीन्स यूज ऑफ कंप्लीटली ऑर्डिनेट लैंग्वेज टू मैनी लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज किए जाते हैं। सो बेसिकली यू केम टू नो कि किस प्रकार से उस टाइम पे
जॉन लाइली ने एलिजाबेथ फर्स्ट को हैप्पी करने के लिए एंडीम्योन द मैन इन द मून लिखी। देन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट वी हैव दैट इज थॉमस किड। ऑब्वियसली थॉमस किड जो है वो किसी जो है यूनिवर्सिटी से यानी ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज में से किसी भी यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग नहीं करते हैं, बट स्टिल ही इज कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सिटी विट, तो हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबली अ स्क्रीवेंजर्स ट्रेनिंग जो है इसको थॉमस किड को मिली थी। ये किसी एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी से, जस्ट लाइक शेक्सपियर किसी जो है स्कूलिंग या किसी यूनिवर्सिटी से ये पास आउट नहीं थे। देखिए, he has written the first great Elizabethan tragedy. I'm sorry for this spelling mistake. There is FIRST. The first great Elizabethan tragedy, the first English revenge tragedy. Means इनको जाना जाता है first great Elizabethan revenge tragedy के लिए, and that is your very very important work, जिसको कहा जाता है The Spanish Tragedy. और इसका सब टाइटल आपको याद रखना है, that is Hieronyma is mad again. The characters are Hieronyma, नाइट मार्शल ऑफ स्पेन होता है ये, होरेशियो उनका बेटा होता है, लोरेंजो नेफ्यू ऑफ दिस किंग होता है, ठीक है, नेफ्यू ऑफ द स्पेनिश किंग। और ये विलन यानी जो वाइस फिगर है इसके अंदर वो हमारे पास कौन है, वो लोरेंजो है जो वाइस फिगर है इसके अंदर। क्योंकि आपको पता है कि इस एरा में जो हमारा रेनेसा पीरियड है इसमें वाइस फिगर जो है वो राइटर्स यूज करने लगे थे। देन वी हैव बाल्थेजर प्रिंस ऑफ पोर्टुगल, Belle Imperia, she is Spanish noblewoman. Isabella, she is the mother of Horatio and Hieronyma's wife, obviously. The ghost of Andrea, it is again very important because आपको पता है कि गोस्ट का यूज यानी सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज जो है वो एलिजाबेथन पीरियड में काफी बढ़ गया था, तो गोस्ट ऑफ एंड्रिया आपको इंपॉर्टेंट रखना है। द फिगर ऑफ रिवेंज यानी फ्रेम स्टोरी कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज की गई है, वो आपको ध्यान रखना है कि प्ले विद इन प्ले, जस्ट लाइक हैमलेट में हम माउस ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे कि अपने अंकल को क्लाउडियस को जो है हैमलेट जब एक्सपोज करना चाहता है तो उस टाइम पे माउस ट्रैप एक प्ले जो है वो परफॉर्म करता है एंड थ्रू दैट प्ले जो उसका अंकल है उसकी सच्चाई बाहर लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी हिरोनिमा क्या करता है, अपने बेटे होरेशियो का बदला लेने के लिए किसके साथ मिल करके, अब उसकी बेल इंपीरिया यानी उसके जो वो होता है होरेशियो होता है उसकी फ्रेंड होती है बेल इंपीरिया, तो बेल इंपीरिया के साथ मिलकर के दोनों मिलकर के हिरोनिमा और बेल इंपीरिया होरेशियो का मौत का बदला लेते हैं। किससे, यहाँ पे हमारे पास वाइस फिगर है लोरेंजो से। तो आप जो है जब इसको देखेंगे एट द एंड ऑफ द प्ले वो सारी की सारी उनकी सच्चाई बाहर ले आता है और खुद जो है लास्ट में कि किसी को वो उसको मार देता है लेकिन अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए अपनी टंग को बाइट कर लेता है, हमेशा के लिए वो गूंगा हो जाता है। तो आपको ये स्टोरी याद रखनी है। देन प्लॉट में आपको बता देती हूँ, द गोस्ट ऑफ डॉन एंड्रिया, इसमें स्टार्टिंग में किल्ड इन बैटल, जो एंड्रिया है वो बैटल में मारा जाता है और यहाँ पे एक एल्गोरिकल फिगर है रिवेंज यानी एक करेक्टर है वॉच द एंटायर प्ले एज अ काइंड ऑफ कोरस। रिवेंज प्रॉमिसेस एंड्रिया दैट हिज एनिमीज विल बी पनिश्ड। होता क्या है कि एंड्रिया जो है वो एक बैटल में मारा जाता है, जब वो ऊपर हेवन में जाता है तो वहां पे उसको एक कैरेक्टर मिलता है रिवेंज के नाम से, एक एलिगोरिकल फिगर है ये। तो रिवेंज उससे पूछता है कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई, तो एंड्रिया कहता है पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगता है मुझे किसी अपने ने ही मुझे धोखा दिया है। तो रिवेंज कहता है कि तुम्हें पता नहीं, तो कहता नहीं मेरे पीठ पीछे उसने छुरा घोंपा है, मुझे नहीं पता कौन है जिसने मुझे मारा है। तो रिवेंज जो है वो कहता है चलो ठीक है धरती पे चलते हैं और पता लगाते हैं कि तुम्हें किसने धोखा दिया है। सो बेसिकली दिस इज द फ्रेम प्लॉट। मेन प्लॉट इसका क्या है, ये तो एक साइड पे स्टोरी चल रही है हमारी, यानी ये प्ले विद इन प्ले चल रहा है। जो मेन प्लॉट है वो हमारा क्या है, वो है होरेशियो सन ऑफ द स्पेनिश मार्शल हिरोनिमा का बेटा। ये किसको कॉट करने की कोशिश कर रहा है, बेल इंपीरिया को, यानी ये इसका सूटर है बेल इंपीरिया का। और यहाँ पे लोरेंजो और बाल्थेजर दोनों मिलकर के क्या करते हैं, वो बेल इंपीरिया को पाना चाहते हैं, तो वो होरेशियो को क्या करते हैं, एक ट्री जो है उसके पास यानी उसको स्टैब करके उसको चाकू से मार करके और एक ट्री के ऊपर हैंग करके आ जाते हैं दोनों जने। हिरोनिमा डिस्कवर्स हिज डेड सन्स बॉडी ड्राइवन टू नियर मैडनेस बाय ग्रीफ। He seeks justice through official channels, but Lorenzo blocks every attempt. Hieronyma resolves on private revenge. He organizes play within a play. अब इस play within play का नाम आपको ध्यान रखना है, Solomon and Cressida. ये play within play जो है Solomon and Cressida, it is very important from your exam point of view.
आई डोंट रिमेंबर कि किस एग्जाम में था, बट इट वाज द क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि वो जो प्ले विद इन प्ले है, टॉमस किड की जो ट्रेजेडी है, उस स्पेनिश ट्रेजेडी, उसके अंदर उसका नाम क्या है? तो उसमें बहुत सारे नाम दे रखे थे. सॉलिमन एंड द प्रिसिडा वाज द राइट आंसर. इन विच एक्टर्स प्ले द रोल्स ऑफ द मर्डरर्स एंड डाई फॉर रियल. अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एक्टर्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं मर्डरर का. यानी जैसे लोरेंजो को जैसे कि लोरेंजो और बाल्थेजर ने मिल करके जो उनका बेटा था होरेशियो, जिस तरीके से उसको स्टैब करके ट्री के ऊपर हैंग किया था, ऐसा ही कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है. प्ले विद इन प्ले, सेम सीन को जो है वो स्टेज के ऊपर दिखाया जाता है, ताकि जो मर्डरर्स हैं उनको रिवील किया जाए, उनको जो है जो सजा है वो दी जा सके. और उसमें क्या होता है, जो मर्डरर्स जो है उनको रियल में ही मार दिया जाता है. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हिरोनिमा क्या करता है, अब मैंने कहा ना रियल में मार देते हैं, हिरोनिमा परफॉर्मेंस करते करते स्टेज से नीचे उतर के लोरेंजो को मार देता है. बेल इम्पीरिया किल्स बाल्थेजर. और इधर प्लान कर रखा था कि मैं जब लोरेंजो को मारूंगा तो बेल इम्पीरिया यानी जो हिरोनिमा का जो बेटा था होरेशियो, उसकी जो वो थी जिसको कोट करने की कोशिश कर रहा था, वो मार देती है बाल्थेजर को, एंड फिर खुद को मार लेती है. हिरोनिमा किल्स हिमसेल्फ आफ्टर बाइटिंग आउट हिज टंग टू प्रिवेंट कन्फेशन. अपना कन्फेशन जो है उससे बचने के लिए, कि उसको सच्चाई ना बतानी पड़े कि क्यों उसने बाल्थेजर और लोरेंजो को मारा है, तो वो जो है अपनी टंग को बाइट करके और फिर खुद को किल कर लेता है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेनिश ट्रेजेडी, एंड यू नो बेटर नो कि क्यों इसको रिवेंज ट्रेजेडी कहा गया, क्योंकि इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ रिवेंज. इसीलिए इसको इतना फेमस जो है वर्क माना जाता है स्पेनिश ट्रेजेडी को, टॉमस किड का, कि ये जो है इसमें रिवेंज आफ्टर रिवेंज जो है वो लिया जा रहा है. एंड प्ले विद इन प्ले का कॉन्सेप्ट जो है, यानी फ्रेम नैरेटिव भी इसको आप कह सकते हो टेक्निकल टर्म्स में, सॉलिमन एंड प्रेसिडा के नाम से. सो आई होप ये आपको स्लाइड समझ में आ गई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. देखिए मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जो प्ले विद इन प्ले है उसको इसमें यूज किया गया है, जैसे कि शेक्सपियर ने हैमलेट में यूज किया है. गोस्ट एज फ्रेमिंग डिवाइस होता है ना. डिले ऑफ रिवेंज एज द सेंट्रल ड्रामेटिक टेंशन. अब देखिए आपको यहाँ पे क्यों ये चीज मैं बता रही हूँ. देखिए आपको ये तो पता चल गया कि प्ले विद इन प्ले होता क्या है. अब प्ले विद इन प्ले जो है यूज कैसे किया जाता है तो पता है, लेकिन ये होता क्या है, इसमें एक गोस्ट होता है ना. जैसे कि हैमलेट में गोस्ट होता है, गोस्ट एज अ फ्रेमिंग डिवाइस होता है. द डिले ऑफ रिवेंज, जैसे आपने देखा है कि हैमलेट के अंदर जब शेक्सपियर ने यूज किया था प्ले विद इन प्ले, तो आप पूरे के पूरे प्लॉट की अगर आप बात करें तो टू बी एंड नॉट टू बी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है. यानी अभी मारूं या थोड़ी देर में मारूं, यानी यहां पर जो हैमलेट है वो अपना जो रिवेंज है उसको लेने में डिले पर डिले करता रहता है. ठीक है, तो उसके लिए आप उसको प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहा जाता है ना. प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप बात करें, वेट अ सेकेंड, प्रोक्रेस्टिनेशन इट मीन्स अगर आप कोई रिवेंज लेने के लिए या आप कोई भी टास्क करने के लिए उसको कल नहीं परसों मतलब आज का काम जब आप कल पे टालते रहते हो, तो उस टालने की, काम को टालने की जो हैबिट है, उस हैबिट को क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन. और जो किस में पाई गई है, हैमलेट के अंदर जो है वो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट होती है. तो आप प्ले विद इन प्ले के अंदर देखेंगे कि हैमलेट जो है उसमें शेक्सपियर ने ऐसे कुछ एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, जैसे गोस्ट को इसमें डाला गया है, डिले ऑफ रिवेंज की बात की गई, ड्रामेटिक टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है कि कब जो है हैमलेट क्लाउडियस से रिवेंज लेगा. मतलब ऑडियंस है वो काफी क्यूरियस है कि कब जो है वो बदला लेगा अपने फादर के जो है मर्डरर से. मैड सीन इसके अंदर, जैसे हैमलेट जो है वो सच्चाई से बचने के लिए, यानी कहीं उसका जो रियल फेस सबके सामने ना आ जाए, इससे बचने के लिए वो मैड होने का नाटक करता है. और आपको पता है गिल्डर्स जो उसके जो रोजेनक्रैंड एंड गिल्डर्स, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो दो कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर, वो क्लाउडियस उसके पीछे भेजता है हैमलेट के कि पता करो कि हैमलेट सच में पागल हो गया है या फिर ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जो है इनसेन होने का. तो ये जो मैड सीन है ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीक है बियॉन्ड लैंग्वेज, कि जो हम लोग ग्रीफ है अगर हम उसको वर्ड्स में शो नहीं कर सकते तो थ्रू हम जो है किससे, एक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ग्रीफ को, कि मुझे कितना दुख है, इस दुख को बताने के लिए. जस्ट लाइक हैमलेट में जो मैड सीन होता है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है. देखिए नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, आई होप यू गॉट द आइडिया.
देन वी हैव रॉबर्ट ग्रीन, यस, इनको मैंने बोला था आपको कि इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ही इज फेमस फॉर अटैकिंग शेक्सपियर, और इन्होंने शेक्सपियर को क्या कहा है वो मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, जो रॉबर्ट हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन है, ही इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट, ही इज पास आउट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एंड इनको जो है फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बुंगे जो है इसके लिए जाना जाता है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है विद मैजिक, लव एंड इंग्लिश नेशनलिज्म की ये बात करता है। सो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से, एक फ्रायर रोजर बेकन होता है, ये एक हिस्टोरिकल साइंटिस्ट है, एक फ्रायर बुंगे जो है ये एक राइवल होता है, एक मार्गरेट होती हैं जो फ्रेशफील्ड से बिलोंग करती हैं, फेयर मेड ऑफ द कंट्री, एक प्रिंस एडवर्ड, एक लेसी अर्ल ऑफ लिंकन, ब्रेजन हेड, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बुंगे। प्रिंस एडवर्ड जो है इसकी कहानी क्या है, इसमें प्रिंस एडवर्ड होते हैं, ही फॉल्स इन लव विद मार्गरेट अ कीपर्स डॉटर, यानी कीपर होता है और उसकी डॉटर कौन होती है, मार्गरेट। तो ही falls in love with her and sends his friend Lassie to woo her on his behalf, but Lassie falls in love with her himself। अब देखिए क्या होता है, एडवर्ड है वो कहता है कि मेरे लिए ना तुम ऐसे करो, मेरा जो प्रपोजल है वो तुम किसके पास लेके जाओ, मार्गरेट के पास लेकर जाओ। ये बात किसको कहता है, अपने फ्रेंड लेसी को कहता है। होता ये है जैसे ही लेसी मार्गरेट को देखता है, he has also fallen in love with her, और वो meanwhile फ्रायर बेकन कंस्ट्रक्ट अ ब्रेजन हेड, यानी a talking brass oracle to reveal all secrets and give England supremacy। अब देखिए यहाँ पे फ्रायर बेकन का रोल क्या है कि वो एक ब्रेजन हेड जो है, यानी एक टॉकिंग ब्रास ओरेकल होता है। इस ब्रेजन हेड का मतलब बोलता चलता फिरता बोलता जो एक ओरेकल है, उसको वो क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, जो रिवील करेगा सीक्रेट्स एंड गिव इंग्लैंड सुप्रीमेसी को। द हेड स्पीक्स 3 times। अब जो ये हेड है, ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखनी है। जो ये बनाता है ब्रेजन हेड, ये बोलता है टाइम वॉज टाइम इज पास्ट एंड इज शैटर्ड बिफोर बेकन कैन हियर इट्स प्रोफेसी, है ना। तो जब बेकन उसको सुने उससे पहले ये शैटर्ड हो जाता है। द वेरियस लव इंट्रीग्स रिजॉल्व हैप्पीली विद मार्गरेट चूजिंग लेसी। अब देखिए आपको पता है कॉमेडी है, इट मींस इट शुड बी एंड ऑन हैप्पी नोट। तो इसका हैप्पी नोट क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है कि लेसी के साथ मार्गरेट जो है वो रेजोल्यूशन कर लेती है, और उनका जो इंट्रीग है, लव इंट्रीग, यानी इधर से जो एडवर्ड है, एडवर्ड पीछे हट जाता है और जो लेसी है वो मार्गरेट के साथ आप कह सकते हो रिजॉल्व कर लेता है अपने रिलेशन को। तो आई होप दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट वन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखिए। द फर्स्ट इंग्लिश प्लेस टू ब्लेंड कॉमेडी, आपको पता है कि ये पहला प्ले है जिसमें कॉमेडी, रोमांस, मैजिक एंड इंग्लिश नेशनल प्राइड, जैसे वो ब्रेजन हेड है उसकी तरह उससे ब्रिटिश सुप्रीमेसी की कहानी बताई गई है। तो ये इसका ब्लेंड है, यानी फर्स्ट इंग्लिश प्लेज में से एक प्ले माना जाता है ये, जिसमें कॉमेडी, रोमांस, मैजिक एंड इंग्लिश नेशनल प्राइड को मिक्स किया गया है ना। उसके बाद ऐसा ही कुछ जो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में भी हमें देखने को मिलता है, रिटन बाय शेक्सपियर, कहा जाता है कि वो भी इंस्पायर्ड है बाय दिस प्ले। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब तक आपसे बात कर रही थी। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ग्रीन, ऑल्सो नॉन फॉर अटैकिंग शेक्सपियर, उनकी एक पैम्फलेट थी जिसको क्या कहा गया, अ ग्रोस वर्थ ऑफ वेट, जो 1592 में आई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने इसमें कहा है एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद द फेदर्स, द फर्स्ट लिटरेरी रेफरेंस टू शेक्सपियर। अब देखिए इस टाइम तक जब यूनिवर्सिटी बिट्स हुआ करते थे, इस टाइम तक शेक्सपियर ने अभी इतना जो है लिखना शुरू नहीं किया था, थोड़ा बहुत शुरू किया था और इतने फेमस नहीं हुए थे, क्योंकि एट द टाइम देयर वर यूनिवर्सिटी बिट्स। तो यूनिवर्सिटी बिट्स में से रॉबर्ट ग्रीन ने ये कहा, उसको शेक्सपियर उन्होंने नाम नहीं दिया इस अपनी पैम्फलेट के अंदर, ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट के अंदर उन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया कि ये डायरेक्टली जो है वो सेटायर है या फिर डायरेक्टली ये किसको डिनोट कर रहा है, शेक्सपियर को। बल्कि उन्होंने क्या बोला कि एक नया अपस्टार्ट क्रो, मतलब एक अभी उसने अपस्टार्ट क्रो कहा है शेक्सपियर को, कि एक अपस्टार्ट क्रो आया, कि अभी अभी किसी ने एक कदम रखा है लिटरेचर की दुनिया में, राइटिंग्स की दुनिया में, और वो ब्यूटिफाइड हो रहा है विद आवर फेदर्स। मतलब यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं हम लोग, हमारे फेदर से वो क्या कर रहा है, ब्यूटिफाई होने की कोशिश कर रहा है। इट मींस वो इल्जाम लगा रहे हैं कि शेक्सपियर जो है
वो हमारी राइटिंग्स को कॉपी कर करके अपने आप को ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहा है, हमारे पंखों से उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैम्फलेट रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। आपको पता चल गया होगा, आपने जो है इसको पढ़ा भी होगा कि ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट जो है वो रॉबर्ट ग्रीन ने एक अटैक किया है ये कह करके शेक्सपियर को कि शेक्सपियर एक अपस्टार्ट क्रो है, ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। So basically this is again very important thing to know. Then we have क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो है इनका टाइम पीरियड आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये एग्जैक्टली शेक्सपियर के कंटेम्पररी हैं। He was born in Canterbury and died that 4 in a tavern brawl. अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि he died in a tavern brawl at the age of 29। जब ये 29 years के थे तब एक इनके अंदर इनका किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया और बहुत ही आप कह सकते हो यंग एज में इनका डिमाइस हो गया एट द एज ऑफ 29। तो टेवरन ब्रॉल जो है इसके अंदर इनकी डेथ हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो ट्रू क्रिएटर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी जो है, इससे ये जो टाइटल है, जो ये जो फ्रेज है, ये किसके लिए यूज की गई है? क्रिस्टोफर मार्लो के लिए। और ये एक ऑथेंटिक राइटर है ब्रिटिश लिटरेचर के लिए, कैजेमिया, उन्होंने जो है इनको कहा है। सो यू शुड नो अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो कि इनका जो जन्म है कैंटरबरी, ये टेवरन ब्रॉल में एक डिस्प्यूट के कारण जो है इनकी डेथ हो गई थी। ही वाज बोर्न इन 1564 टू और इनका टाइम पीरियड 1593 तक है। देन द वेरी इंपॉर्टेंट और इनका जो डेब्यू नॉवल है दैट इज टैम्बरलेन द ग्रेट। टैम्बरलेन द ग्रेट ये फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय द लॉर्ड एडमिरल्स मेन जो है, उन्होंने इनको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था और ये इनके करियर की शुरुआत मानी जाती है एंड इट वाज अ बिग सक्सेस। यस, ये काफी अच्छा जो है ये चला था। देखिए आपको ध्यान रखना है इनके कैरेक्टर्स के बारे में। टैम्बरलेन द ग्रेट 2 पार्ट्स में है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये प्ले जो है फर्स्ट प्ले माना जाता है क्रिस्टोफर मार्लो का। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है यानी जो टिटुलर जो हमारा यहाँ पे टैम्बरलेन है, ये एक सीथियन जो है शेपर्ड होता है और वो क्या बन जाता है? कंकरर बन जाता है। देखिए आपको ध्यान रखना है, इजिप्ट नाम का यानी एक किंगडम होता है इजिप्ट नाम का, और उस पे एक जो है किंग थे, उनका नाम था माइसिटीज। माइसिटीज और इनकी वाइफ थी जीनोक्रेट। जीनोक्रेट जो है इनकी वाइफ थी। ये थोड़ा सा ना आप यूं कह सकते हो कि इतना केपेबल नहीं था, यानी एक वीक जो है रूलर इनको माना जाता है। और इनका जो ब्रदर था उसका नाम था कोसरो। ये मैं आपको एक समराइज वे में आपको बताना चाह रही हूं। कोसरो जो है वो माइसिटीज का ब्रदर था, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। कोसरो माइसिटीज का जो है ब्रदर था और ये काफी एम्बिशियस था, बट यहाँ पे एक तरह से आप ये कह सकते हो एक वाइस फिगर है, एक नेगेटिव जो है यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। ये क्या करता है? ये जाता है इस सीथियन शेपर्ड के पास, यानी ये जाएगा हमारे टैमरलेन के पास और टैमरलेन को बोलेगा कि तुम जो कहोगे, जैसा चाहोगे वैसा तुम्हें मैं जो है राज्य दे दूंगा, तुम जैसा भी मुझे कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, बस तुम मेरे ब्रदर माइसिटीज जो है उसको गद्दी से हटा दो, उसको इजिप्ट की थ्रोन से हटा दो, फिर तुम्हारे अंडर रह करके मैं इजिप्ट के ऊपर रूल करूंगा। तो इसकी बात मान करके, क्योंकि टैम्बरलेन क्या था आपको पता है कि टैम्बरलेन जो है आपको कंकरर यानी एक शेपर्ड से कंकरर जो है वो बन रहा है। इट मींस ही वाज एम्बिशियस टू, इवन ओवर एम्बिशियस ही वाज। तो ये आप जो है यहां से ध्यान रखेंगे कि इजिप्ट के ऊपर अब माइसिटीज को हरा करके और टैम्बरलेन जो है जीनोक्रेट को अपने साथ ले जाएगा। और इतना ही नहीं, शी वॉज वेरी प्रिटी, जो इजिप्शियन जो है आप कह सकते हो ये क्वीन थी। जीनोक्रेट जो है शी वॉज वेरी प्रिटी एंड ना सिर्फ वो इसको कैप्चर करता है, इसको कैप्टिविटी में रखता है, बल्कि जीनोक्रेट को वो भी करता है। वो करने का मतलब होता है वो इससे शादी कर लेता है। ठीक है, तो अब जो है माइसिटीज को ये इजिप्ट के राजा को हरा करके उसकी वाइफ जीनोक्रेट को सपने दिखा करके कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, है ना, ऐसे कह के ये इससे शादी कर लेता है। देन उसके बाद आपको याद रखना है कि एक और यहाँ पे कपल हैं जिनका नाम है ये बाजाजेथ। अब ये इजिप्ट की बात है, क्योंकि देखिए ये क्या चाह रहा था, ये पूरे किंगडम को यानी जितने भी उसके आसपास जो भी रीजन्स हैं उनको अपने किंगडम में शामिल करना चाहता था। पहले इजिप्ट को किया, अब ये टर्किश जो है एक किंग है, उनका नाम है यहाँ पर बाजाजेथ। जो बाजाजेथ हैं और उनकी वाइफ है जबीना। बाजाजेथ और जबीना जो है इनके किंगडम के ऊपर ये
जो है हमला करेगा, अटैक करेगा, और उसके बाद दोनों को जो है कैप्चर करके और अपने किंगडम में ले जाएगा। और इतना ज्यादा इसको टॉर्चर करेगा, कहा जाता है कि बाजाजत को कहते हैं ना कि इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि वो इसको सह नहीं पाता और अल्टीमेटली ही डाइड। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पार्ट 2, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है हमारा इस पर कि ये दोनों यानी इजिप्ट के ऊपर और टर्किश जो किंगडम है उसके ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। जो इजिप्ट की जो क्वीन थी जिनका नाम ज़ीनोक्रेट था उससे शादी कर लेता है एंड इनके 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बेटे जो है इनके, ज़ीनोक्रेट और टैमरलेन दोनों के जो है 3 बच्चे यानी 3 लड़के होते हैं। और सबसे छोटे वाला जो बेटा है उसका नाम होता है कैलिफस। कैलिफस जो है ये मैं क्यों बता रही हूं, अमायरस जो है वो सबसे बड़ा बेटा होता है, वो बहुत ही ब्रेव होता है अमायरस, आगे हम देखेंगे। कैलिफस जो होता है वो थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड होता है वॉर में, यानी वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं होता, ना उसको कोई इंटरेस्ट होता है वॉर लड़ने में। तो यहाँ पर जो टैमरलेन है उसके बाद, उसके जाने के बाद जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, उसका ब्रेव और एक जो है आप कह सकते हो या उसका एल्डर जो सन है उसका नाम है अमायरस, वो बनेगा। पार्ट 1 इतना ही है अपना, जिसमें हम पार्ट 2 की थोड़ी सी डिस्कशन मैंने आपके साथ की है। देखिए यहां पर देखिए पार्ट 2 में क्या होता है, टैमरलेन कंटिन्यूज हिज कंक्वेस्ट, ज़ीनोक्रेट। अब देखो ज़ीनोक्रेट जो है सेकंड जब स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, ज़ीनोक्रेट जो है वो शी डाइड, ज़ीनोक्रेट जो है उसकी डेथ हो जाती है ना। सेंडिंग हिम इनटू पैरोक्सिस्म्स ऑफ ग्रीफ, ही बर्न्स द सिटी वेयर शी डाइड। अब देखो अब इतनी ज्यादा इसके यानी ही वाज ट्रूली इन लव विद हर, ऐसा नहीं है कि वो उसको कैप्टिविटी जो है करके लाया था तो ही वाज इन नॉट इन लव, वो बहुत ज्यादा इसको जो है लव करता था। और वो ग्रीफ के अंदर क्या करता है, जिस सिटी में उसकी डेथ हुई थी उस सिटी को ही क्या कर देता है, वो जलाकर राख कर देता है। और ये क्या शो करता है इसको, देखो बर्न्स अ कॉपी ऑफ द कुरान टू शो कंटेम्प्ट फॉर ऑल गॉड्स, then is struck by sudden illness and he dies arranging his empire for his sons। तो अब आप देख सकते हैं कि उसकी जो मोर्टेलिटी है, जो हम सुनते हैं कि भगवान जो है यानी इतना ओवर रिचर था, ये इसने कुरान को भी जला दिया। इतना ओवर रिचर होने के बाद, कुरान को जलाने के बाद भी जो है वो नहीं बच पाए, मतलब अपने आप को इतना वो गॉड से भी ऊपर मानने लग गया था। तो अगर गॉड से ऊपर अगर वो था तो वो मॉर्टल जो है वो उसकी डेथ क्यों हुई, आप ये सोचकर देखिए। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा एम्बिशियस ओवर रिचर मानता था, लेकिन स्टिल जो है ये मौत के चंगुल से नहीं बच पाया। तो देखिए इसका जो हमारा थीम है वो थीम भी क्या है, सेकंड पार्ट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जो जबीना और जो बाजाजत है उनके बेटे के जो उसने बदला लेना है, उस बदले के बारे में, कैलेपाइन उसका नाम है, वो कैलेपाइन जो है वो बदला लेना चाहता है टैमरलेन से और वो बार बार अटैक करेगा। तो वो वैसे तो कोई रीजन नहीं था इसके पीछे कि वो वॉर के अंदर उसकी डेथ हुई है, बट वो फिर भी परेशान तो रहता ही था कि बार बार उसके ऊपर अटैक हो रहा था, बार बार जो है वो फेस कर रहा था वॉर लॉस को, और ज़ीनोक्रेट भी जो है वो उसकी लाइफ में नहीं रही थी। तो ये एक थीम जो है, जो ओवर रिचर हीरो ऑफ लिमिटलेस एम्बिशन हु अचीव्स एवरीथिंग बट फाइंड्स दैट पावर इटसेल्फ कैन नॉट सेटिस्फाई द ह्यूमन विल टू ट्रांसेंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका जो मोरल थीम है कि इवन इंसान के पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कितनी भी पार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो है उसका अंत निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता उसको उसके अंत से। देखिए उसके बाद एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। देखिए ये जो लिखा है कि ये हीरोइक ड्रामा, यानी जो हमारा टैमरलेन द ग्रेट है, ये हीरोइक ड्रामा जो है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीरोइक ड्रामा का, और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स बाय, यानी इसके जितने भी वर्क्स हैं मार्लो के, दैट इज ऑल रिटन इन हीरोइक ड्रामा और अ ब्लैंक वर्ड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज द फर्स्ट वन टू राइट इन ब्लैंक वर्ड्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। देन देखिए वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो कई यूनिवर्सिटीज में आपको सिलेबस में पढ़ने को मिला भी होगा। यहाँ पर डॉक्टर फोस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। ये एक जर्मन हिस्टोरियन था, वॉन डी जोहान फॉस्टिन, उनके ऊपर जो है ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। और इसको पहली बार जो परफॉर्म किया गया था दैट इज परफॉर्म्ड इन 1594, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था इट वाज इनिशियली इन जर्मन। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू 1592, जो ये वाला वर्क है।
करेक्टर्स कौन कौन है? ऑब्वियसली डॉक्टर फोस्टर्स तो है ही, ये विटनबर्ग, ये याद आपको रखना है कि विटनबर्ग के ये स्कॉलर है, यानी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ही इज द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट होता है जिसके अराउंड जो है पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। देन एक डेविल का सर्वेंट, यानी लूसीफर का जो सर्वेंट है उसका नाम है मेफिस्टोफिलिस। ठीक है, मेफिस्टोफिलिस आपको ध्यान रखना है। लूसीफर कौन है? रूलर ऑफ द हेल। एंड गुड एंजल, इविल एंजल, वैगनार जो फॉस्टस का खुद का सर्वेंट होता है। वैगनर जो है वो फॉस्टस का सर्वेंट है। वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस ये इसके वो फ्रेंड्स है जो इसको ब्लैक मैजिक के बारे में बताएंगे। 7 डेडली सिंस जो है इनकी बात यहाँ पर की गई है। हेलेन ऑफ ट्रॉय, यानी आपको जो है ये जब आप पढ़ोगे इसको पूरा डिटेल के अंदर, you'll गेट टू नो कि जो डॉक्टर फोस्टस हैं, जब उनके पास 24 इयर्स का पैक्ट आ जाता है और उसके बाद जो भी वो चाहे वो जो है डिमांड कर सकता है, तो उस डिमांड में वो किसको समन करने की बात करता है? हेलेन ऑफ ट्रॉय, कि मुझे तो हेलेन ऑफ ट्रॉय चाहिए, कि कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे ये देखना है उसे। तो वो हेलेन ऑफ ट्रॉय को समन करवाता है, अपने सामने बुलवाता है। समन करना का वैसे मतलब होता है कि कोर्ट के द्वारा जब हमें कोई ऑफिशियल नोटिस निकाल करके और हमें जब बुलवाया जाता है, दैट इज समन। तो यहाँ पे भी आप इस सेंस में भी इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद एम्परर चार्ल्स फर्स्ट, ओल्ड मैन। अब देखिए, जब ये लास्ट टाइम चल रहा होता है उसके पैक्ट का, जब 24 साल पूरे होने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे उसके पास गुड एंजल एंड एविल एंजल दोनों आते हैं। तो गुड एंजल तो यही कहेगा कि पैक्ट मत करो तुम, है ना, तुम करप्ट हो जाओगे या तुम जो है पछताओगे। बैड एंजल जो कहते हैं तुम बहुत इस दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे, क्योंकि इविल एंजल का मतलब ही क्या है? जो बहुत ही बुरा है, जो बुरे बुरे जो है थॉट से आइडियाज आपको देता है। उसके बाद लास्ट में ओल्ड मैन का एक कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस होता है। इट वाज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आल्सो, कि रिपेंट करने के लिए जब डॉक्टर फोस्टस को लास्ट में रिपेंट होता है कि तुम पछताओगे, और वो पछतावा हो भी रहा हो, तो उस टाइम पे कौन आता है उसको समझाने के लिए? ओल्ड मैन आता है। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, 3 स्कॉलर्स जो हैं इसके अंदर और भी हैं। रॉबिन डिक, ये कॉमिक सर्वेंट्स हैं इसके अंदर। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सारे करेक्टर्स, मेफिस्टोफिलिस कौन है ये याद रखना है। लूसीफर के साथ जो है उसका पैक्ट हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एग्रीमेंट साइन करता है उसके साथ अपनी सोल के एक्सचेंज में, यानी कहता है कि मैं 24 साल बाद अपनी सोल आपको दे दूंगा, उसके बदले में आप मुझे 24 साल दो, मैं जैसे जीना चाहूं वैसे जी सकूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देन प्लॉट में आप देखिए, स्टार्टिंग में डॉक्टर फोस्टस जो है वो ना सारी चीजें पढ़ लेता है, मतलब बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होता है, जैसे कि रावण है ना, उनकी तरह। डिविनिटी, मेडिसिन, लॉ, फिलॉसफी, ये सारी की सारी चीजें वो स्टडी कर लेता है। लेकिन उसकी जो नॉलेज है, उस नॉलेज को वो चाहता है कि और ज्यादा एनहेंस करे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। वो कहता है ये सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, मैं तो और कुछ भी हासिल करना चाहता हूं। वो इनको इनसफिशिएंट पाता है। ही टर्न्स टू ब्लैक मैजिक। अब उसको उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो मैजिशियन फ्रेंड्स होते हैं, कॉर्नेलियस एंड वॉल्डीज, वो क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी, हमें लगता है तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो, और तुम्हारी जो नॉलेज है उस नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो देखिए वो करेगा यही। विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस ही समन्स द डेविल मेफिस्टोफिलिस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दो नाम, कि ये दोनों के दोनों मिल करके डेविल मेफिस्टोफिलिस जो है उसको समन करते हैं। फोस्टस पैक्ट करता है इन एक्सचेंज फॉर 24 इयर्स। वो मेफिस्टोफिलिस की सर्विस, यानी वो उसको सारी वो मैजिकल पावर देगा जो उसके पास है, मेफिस्टोफिलिस के पास है। और जो भी अर्थली प्लेजर, यानी इस धरती के ऊपर रहते हुए इसको जितनी प्लेजर चाहिए, वो सारी की सारी प्लेजर उसको प्रोवाइड करवाएगा, until and unless उसको 24 इयर्स बाद में अपनी सोल एक्सचेंज करनी पड़ेगी। यानी फोस्टस विल सरेंडर हिज सोल एट द एंड। ही साइंस द कॉन्ट्रैक्ट हिज ओन ब्लड, ये भी ध्यान रखना है। और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, होमोफ्यूज, यानी फ्लाई मैन अपीयर्स ऑन हिज आर्म, डिवाइन वार्निंग इग्नोर्स। देखो जब वो साइन कर रहा होता है उस पैक्ट को 24, तो उसके हाथ पे ना एक ऐसे आप कह सकते हो टैटू टाइप में कह सकते हो, जैसे आजकल बच्चे बनवाते हैं। तो जो टैटू है वो टैटू अपीयर होता है, वो होता है होमोफ्यूज। होमो मीन्स आपको पता ही है, होमो मीन्स मैन, फ्यूज मीन्स फ्लाई। तो फ्लाई मैन ऐसा कुछ उसके हाथ पे ऐसे अपीयर होता है, ऐसे कुछ लगता है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट वो साइन को अवॉइड कर देता है। ये एक डिवाइन वार्निंग होती है जो उसको कहना चाहती है कि तुम ये काम मत करो, इससे तुम आगे चल करके बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। सो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
24 इयर्स में क्या होता है, फोस्टस मिरेकल्स प्रैंक्स करता है पोप के ऊपर, जो चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसके ऊपर, स्पिरिट हेलेन ऑफ ट्रॉय की स्पिरिट जो है उसको भी बुलाता है। ये सारे वो काम हैं जो वो करता है। मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इफ यू वांट दिस पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टू। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जब 24 इयर्स जो उसके होते हैं वो कैसे बीतते हैं, वो क्या करता है, वो मिरेकल्स परफॉर्म करता है, बहुत ज्यादा चमत्कार करता है, प्रैंक करता है पोप के साथ, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर एम्परर और चार्ल्स फिफ्थ, एंड समन द स्पिरिट ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय को भी बुलाता है ना, एंड whose vision he speaks the immortal line। अब देखो ये जो लाइन है, दिस इज ऑन एंड ऑफ आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली लाइन है। Was this a face that launched 1,000 ships? ये किसके लिए यूज की गई है, हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए, ठीक है। Throughout the good angel urges repentance, evil angel urges him to persist, an old man appears and begs Faustus repent। ये पूरा का पूरा जो है आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में सब लोग जो हैं वो उसको कोशिश कर लेते हैं, डिवाइन जो है वो वार्निंग भी मिलती है बट स्टिल वो नहीं मानता, वो इविल एंजल का को फॉलो करता है और वो क्या कर लेता है, वो पैक्ट साइन कर लेता है। अब क्या होता है, फॉस्टस जो है इन द फाइनल आवर, जब उसके 24 जो है साल पूरे होने वाले थे, फाइनल आवर आ चुका था, तो फॉस्टर जो है उसकी एक सली लगी है। ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो पेनफुल, या उसका जो मेंटल जो ट्रोमा है उसके दिमाग में जो चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। विशिंग ही कुड रिपेंट, बार्गेन विद द गॉड, एस्केप टाइम इटसेल्फ, इस तरीके से वो सोचता है। और अब क्लॉक जो है वो मिडनाइट स्ट्राइक करने वाली है, तो उसका और ज्यादा अंदर का जो आप कह सकते हो ट्रोमा बाहर निकल कर आता है। डेविल्स कम एंड ड्रैग हिम टू हेल, हिज बॉडी इज फाउंड टोर्न अपार्ट बाय हिज स्टूडेंट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये देखिए आपके सामने की उसके जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो रात को जो है डेविल आते हैं और उसकी बॉडी को ड्रैग करके हेल में ले जाते हैं, और जो उसकी बॉडी है मतलब उसकी सोल को ले जाते हैं, और उसकी बॉडी जो है वो ऐसे फटी हुई, मतलब उसकी जब उसको चीरा, उसकी बॉडी से सोल को निकाला, वो इन इन अ वेरी ड्रामेटिक फॉर्म, उसकी बॉडी जो है वो फिर मिलती है स्टूडेंट्स को नेक्स्ट मॉर्निंग। अब देखिए फेमस फाइनल सलीलकी इनकी इंपॉर्टेंट है। ऑफ फास्टर्स नाउ हैज दो बट वन बेयर आर टू लिव इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है इन प्री शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये वाली जो सलीलकी है, फाइनल जो सलीलकी है कि फास्टस नाउ हैज दो बट वन बेयर आर टू लिव, ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ एट द टाइम। वो खुद से बात कर रहा होता है, वो कहता है कि बस फास्टस अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, उसके बाद डेविल आएगा और तुम्हारी सोल तुमसे ले जाएगा। सो ये आपको समझ आ गया होगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। देखिए जू ऑफ माल्टा जो है, आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल रिलीजियस सेटायर है ये, इन द गाइज ऑफ ट्रेजेडी, यानी ये गाइज ऑफ ट्रेजेडी के रूप में, यानी ट्रेजेडी के रूप में आप कह सकते हो ये क्या है, एक पॉलिटिकल रिलीजियस सेटायर है। यानी उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो रिलीजियस सिस्टम है, उसके ऊपर उन्होंने एक तंज सा कसा है, एक सेटायर के रूप में लिखा है। इसमें मेन कैरेक्टर बारबस होता है। ये बहुत ही जो है वेल्दी जूइश मर्चेंट होता है। माल्टा, यहाँ पे जू ऑफ माल्टा मतलब किसकी बात हो रही है, बारबस, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जो टिटुलर कैरेक्टर है वो कौन है, बारबस। अबिगेल उसकी बेटी होती है। इथामोर जो है वो एक टर्किश स्लेव होता है बारबस का, है ना। फर्नीस जो है वो गवर्नर ऑफ माल्टा है, और जो नाइट्स ऑफ द माल्टा हैं वो टर्क्स हैं। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट राइटर्स जो कैरेक्टर्स है वो याद रखने, बारबस, उसकी बेटी अबिगेल, इथामोर जो है वो एक टर्किश स्लेव होता है, फर्नीस जो है वो गवर्नर ऑफ माल्टा है जो आ करके पैसा मांगता है। बारबस को कहता है, जैसे टैक्स नहीं मांगते हमारे, तो ऐसे हम लोग तो टैक्स जाके जमा करवा के आते हैं, जितने भी टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स हो, किसी प्रकार का टैक्स हो। यहाँ पर उस टाइम पे क्या होता था कि गवर्नर होता था कोई, है ना, फर्नीस नाम से। तो वो गवर्नर क्या करता था कि हर किंगडम में या स्टेट में जाकर के वो वसूली किया करता था। तो वो जाता है बारबस के किंगडम में, और वहां जाकर के स्टेट में, सॉरी, बारबस के स्टेट में जाता है, और बारबस को कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो तुम क्या करो, उसको पैसे को मुझे एज ए जो है टैक्स के रूप में तुम मुझे पे करो। लेकिन क्या करता है
बारबस जो है बहुत ही ज्यादा कंजूस काइंड ऑफ माइजरली काइंड ऑफ पर्सन होता है, तो वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, वो मना कर देता देने के लिए। वो कहता है देख लो तुम्हारे ऊपर जो है अटैक हो सकता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन बारबस नहीं मानता। तो आप जो है यहाँ देखिए, ही हैज टू राइवल्स पॉइजन थ्रू अ नोज गे, ही हैज हिज डॉटर एबिगेल जो क्रिश्चियनिटी में पॉइजनड अलोंग विद एन एंटायर ननरी, he engineers whole series of murders, eventually tries to betray। यानी वो सब कुछ करता है, उसके साथ सब कुछ बुरा होता है कि वो अपने जो राइवल्स हैं उनको बर्बाद देता है, अपनी खुद की बेटी को जहर दिलवा देता है। क्या करने के लिए? ये दिखाने के लिए कि मैं पहले अपनी बेटी को बोलता है कि मैं सारा का सारा पैसा, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा, तुम ननरी ज्वाइन कर लो और वो पैसा जो है वो बाद में हम कह देंगे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है टैक्स देने के लिए। लेकिन उसकी जब बेटी को पता चलता है कि इनके पास पैसा है, वो अच्छे मतलब वो इविल मनी है, तो वो जब उसको उसके खिलाफ बात करने की कोशिश करती है तो वो पूरी जो ननरी होती है उसमें सबको पॉइजन दिलवा करके वो मरवा देता है। सो बेसिकली ये उसका डाउनफॉल है, यानी फर्नीस बिट्रेस हिम इन टर्न एंड बारबस फॉल इनटू अ बॉइलिंग कॉल्ड्रन ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर अदर्स। यानी बारबस जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद के बैठा हुआ था, उस गड्ढे में खुद ही लास्ट में पड़ जाता है। यानी जो वो प्लान करता है, या आपको ना इसकी समरी पूरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, मैं एक जनरल आपको व्यू दे रही हूँ, आपको जो है पूरा थॉरली इसको स्टडी करना चाहिए। तो देखिए लास्ट में क्या होता है, वो उसी गड्ढे में फॉल हो जाता है, उसमें गिर जाता है जहां जो उसने दूसरों के लिए खोदा था। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड प्लीज डू कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स। अगर आपको चाहिए कि इसकी पीडीएफ आपको मिले तो इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर दें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।